उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद है कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही है। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। आपकी लाडली हंसते हंसते कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला ना। तो मासिक के शुरू होते ही क्यों फीकी पड़े उसकी हंसी। आप समझाएं उसे खुशी खुशी किशोर अवस्था में जाने के तरीके, ताकि वो स्वस्थ रह सके। उसे बताएं कि स्वस्थ रहने के लिए वो अपनाए सही मासिक इंतजाम, जैसे साफ सफाई और स्वच्छ साधन का प्रयोग। बेटी हुई है बड़ी तो खुशियाँ क्यों न बढ़े। एमके फिटनेस जिम लाया है आपके लिए फिटनेस का राज, जहां पर मेल फीमेल दोनों के लिए जिम ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध है। एमके फिटनेस जिम में आपको वेट लॉस, वेट गेन, योगा, एरोबिक्स, कार्डियो ट्रेनिंग, डाइट और न्यूट्रिशन जैसी हर सुविधा मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7060671313 पर। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ। कहा, खेल नीति से खिलाड़ियों को मिलेगी सुविधा। राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की भी तैयारी। नागालैंड हमले में शहीद हुए जवान गौतम लाल का पार्थिव शरीर पहुंचा गांव। अंतिम संस्कार के लिए उमड़ी भारी भीड़। सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। उत्तराखंड में कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही सपा और बसपा। वोटरों को लुभाने के लिए चुनावी मैदान में दिखेंगे दिग्गज। तैयारियों में जुटी दोनों पार्टियां।
अब तक के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय दलों के साथ भारी संख्या में छुटभैया दलों की भी उतरी फौज। चुनाव में जोर शोर से प्रचार, हारने के बाद हो जाते हैं गुल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले देहरादून में करते हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित इंडोर स्टेडियम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने खेल नीति बनाई है, जिसके तहत राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की योजना भी चल रही है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को संसाधनों के अभाव से खेल नहीं छोड़ना पड़ेगा। हर पंचायत में ओपन जिम खोलने की भी तैयारी की जा रही है। अभी हम नई खेल नीति लेकर आए हैं। हमारी सरकार ने नई खेल नीति को अप्रूवल दिया है। खेल नीति हमारी लागू हो गई है और हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में रहने वाले ऐसे खिलाड़ी हैं, इनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा, आगे जाना चाहते हैं। हमने नई खेल नीति में उन सबका प्रावधान किया है और साथ ही हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जल्दी ही उसको प्रोसेस में ला रहे हैं बनाने के लिए, जिससे कि हमारी सभी खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिले और हमारा प्रदेश क्योंकि खेलों के क्षेत्र में आगे जाए और हमारा देश जिस प्रकार से आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वैसे खेलों के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020-21 की आज सफलता की मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और निश्चित ही प्रदेश में इस प्रकार का आयोजन पहली बार हुआ है। यह प्रदेश की जो खेल की प्रति भावना है, ये उसको उजागर करता है। और आज के आयोजन पे मुख्यमंत्री जी आए, स्वयं उन्होंने शुभारंभ किया। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा। और जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप हो गई है, नेशनल चैंपियनशिप, मैं इसकी बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजाना 25,000 कोरोना जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की से भी सख्ती से निपटा जाएगा और कोविड गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा। हमने लगातार अभी रैंडम टेस्ट हम शुरू करवा दिए हैं। रैंडम टेस्ट के साथ साथ अभी हमारा लक्ष्य है कि एक दिन में 25,000 लोगों का टेस्ट हो और जो हवाई अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन है, अन्य स्थान है, ऐसे स्थानों पर जो कोरोना के प्रोटोकॉल है, उन प्रोटोकॉलों का पालन किया जाए, जिससे कि हम जान माल के साथ किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं चाहते हैं। उस दिशा में हम हर जरूरी कदम। नागालैंड में शहीद हुए देवप्रयाग विधानसभा के नौली गांव के निवासी शहीद गौतम लाल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों की काफी बड़ा हुजूम देखने को मिला। पूरा गांव भारत माता के नारों से गूंज उठा। नम आंखों से सभी ने शहीद गौतम लाल को अंतिम विदाई दी और पार्थिव शरीर को अलकनंदा नदी के किनारे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी और विधायक भी मौजूद रहे। विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दौरान मंत्री प्रसाद नैथानी शहीद गौतम लाल के नाम पर अस्पताल रखने की भी घोषणा करते नजर आए। पिछले 2 दिन पहले खबर मेरे पास आई तो बड़ा एक ऐसी बात सामने आई कि हमने एक नौजवान को खो दिया है और भारत माँ की रक्षा के लिए इस उत्तराखंड के नौजवान ने हमेशा प्रथम पंक्ति में आकर इस भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और ये जो गौतम का जो ये बलिदान देश के प्रति है, ये पूरा देश याद रखेगा। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारी करना शुरू कर दिया है और अपनी नैया को पार करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना शुरू कर दिया है। और इस बीच समाजवादी पार्टी और बसपा भी कहीं पीछे नहीं है। भले ही समाजवादी पार्टी और बसपा का उत्तराखंड में कोई जनाधार ना हो, लेकिन आगामी विधानसभा के लिए जमीन तलाशी जा रही है। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में राज करने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अब उत्तराखंड में एक बार फिर से अपने अस्तित्व को खड़ा करने के लिए वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाने और अपनी जीत की संभावनाएं बढ़ाने के लिए दोनों पार्टियों के दिग्गज अब जल्द ही उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि चुनावी रण को गरमाने अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तराखंड दौरे पर आने वाली है, जिसको लेकर दोनों पार्टियों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में भले ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सत्ता का सुख भोग चुकी हो, लेकिन सपा और बसपा उत्तराखंड में अपने पैर कभी भी नहीं जमा पाई। उत्तराखंड में इन 20 सालों की राजनीति में सिर्फ भाजपा और कांग्रेस का ही दबदबा देखने को मिला है।
जो कि बसपा और सपा दोनों के साथ ही दूसरे दलों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 20 सालों में उत्तर प्रदेश में बड़ी क्षेत्रीय पार्टी माने जाने वाली बसपा और सपा अभी तक उत्तराखंड में कुछ भी बेहतर नहीं कर पाई है। इसका बड़ा कारण यही है कि इन दोनों पार्टियों ने समय पर पार्टी के जनाधार को कभी भी नहीं बढ़ाया। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसे कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है और दोनों ही पार्टियां अब उत्तराखंड में एक बार फिर से अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है। लेकिन इन सब के बीच भले ही सपा और बसपा दोनों ही पार्टियां 2022 के विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए अपना दम भर रही हो, लेकिन उत्तराखंड में पार्टी को विधानसभा चुनाव सीट मिलना इतना आसान नहीं होगा और राष्ट्रीय पार्टियों को हराना दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड अब तक 4 विधानसभा चुनाव देख चुका है और 5वें विधानसभा की दहलीज पर खड़ा है। हर चुनाव में लोग बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही कांटे का मुकाबला देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुनाव में एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 30 से ज्यादा पार्टियों ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ा है। यकीनन इस पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है, इसलिए हम आपको इस रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं। विधानसभा के हर चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ही तमाम ऐसे दल भी मैदान में उतरते हैं जिनका नाम न किसी ने पहले कभी सुना होता है और न ही उनका सियासी कोई वजूद होता है। लेकिन ये दल चुनाव में भारी भरकम मुद्दों के साथ जनता के बीच जाते हैं, लेकिन अपनी जमानत जब्त होने के बाद गुमनामी की जिंदगी में कहीं खो जाते हैं। चुनाव आयोग ने 2002, 2007, 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में जोर आजमाइश करने वाले ऐसे तमाम सियासी दलों की सूची जारी की है, जिसमें शामिल नाम पढ़कर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। हालांकि ये नामों की फहरिस्त तो बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको सियासी तस्वीरों के आंकड़ों की बाजीगरी जरूर समझाते हैं। 2002 के विधानसभा चुनाव में 28 दलों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। वहीं 2007 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 37 दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। 2012 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़ गया और सबसे ज्यादा 43 सियासी दलों ने चुनाव लड़ा, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में संख्या थोड़ी घट गई। बावजूद इसके 34 दलों ने अपनी सियासी किस्मत को आजमाया। अब बारी 2022 के विधानसभा चुनाव की है, जिसमें राष्ट्रीय दलों के साथ तीसरे विकल्प के तौर पर इस बार आम आदमी पार्टी उतरी है। पहली बार सियासी मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में होगी। तीसरे विकल्प का दावा कर रही आप ने भाजपा की घेराबंदी के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लोगों का भरोसा जीत पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा और कितने दल सियासी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। टिहरी में भाजपा के जिला अध्यक्ष विनोद रतूड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस की तरफ से दिखाए गए काले झंडे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को चुनौती दी है। बता दें, भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद रतूड़ी ने कहा कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश करे कि वो कितने पानी में है। यही नहीं, विनोद रतूड़ी ने रिकॉर्ड के साथ गोदियाल को डिबेट में आमंत्रण भी दिया है। जसपुर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। काशीपुर उप जिलाधिकारी आकांक्षा वर्मा ने लॉ लश्कर के साथ कार्रवाई करने पहुंची। यही नहीं, उप जिलाधिकारी आकांक्षा वर्मा ने खनन स्थल पर मौजूद अधिकारियों की भी फटकार लगाई, साथ ही नियम शर्तों के विरुद्ध हो रहे खनन को भी रोका। खटीमा में नंदा गौरा योजना के लाभार्थी अब तक मायूस है। लाभार्थियों ने बताया कि किसी को 5,000 तो किसी को 51,000 की धनराशि वितरित की गई है। यही नहीं, जिन लाभार्थियों ने साल 2017 में आवेदन किए थे, उन लाभार्थियों को अब तक कोई लाभ भी नहीं मिल पाया है। बता दें, साल 2017 से 19 तक नंदा गौरा योजना के तहत लाभार्थियों को 5,000 रुपए की धनराशि दी जाती थी। साल 2019 के बाद ही 51,000 की राशि को बढ़ाया गया। में हमने 2 बहनें भर रखा है फॉर्म, तो उनको केवल 5,000 मिल जाए और वो कह रहे हैं कि आपको एक भी पैसे नहीं मिलेंगे। अब ऐसा क्यों है? हमारा भी तो हक है 51,000 पाने की। बोला कि जो 2 सिस्टर हैं उनको 5,000 मिल चुका है, अब उनको नहीं मिलेगा। इसमें मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे जियो हमारे विभाग में जो प्राप्त होता है हमें कोई भी योजना है, जैसे पहले योजना में हमें 5,000 का
जियो प्राप्त हुआ था, उस हिसाब से जैसे इंटर की महिलाएं बच्चियां हैं जो भी, तो जिनको जो जियो के हिसाब से ही हम लोग काम करते हैं। अभी जो 51 वाला भी है तो वो 2019 से लागू हुआ है, उसके अनुसार 51,000 दिया जा रहा है। देहरादून में एलआईयू के सिपाही पर थाना बसंत बिहार में मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें, आरोपी सिपाही केदार सिंह पवार युवती के घर डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए गया था। युवती घर पर अकेली थी। आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर डॉक्यूमेंट में कमी बताते हुए शारीरिक छेड़छाड़ की। अब आरोपी के खिलाफ 354 और 409 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एलआईयू के एक कांस्टेबल के खिलाफ एक शिकायत दी गई थी, जिसमें कि ये पासपोर्ट का वेरिफिकेशन, पासपोर्ट बनाने के लिए वेरिफिकेशन के लिए बसंत विहार थाना क्षेत्र गया था और इसके द्वारा वहां पर छेड़खानी की गई थी, जिसके के लिए हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो कांस्टेबल है उसको तत्कालिक यानी कल ही सस्पेंड भी कर दिया गया। जब मेरे पास इसकी सूचना आई, हमने तत्काल उसको सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया है। और विवेचना में जो भी तथ्य मिलते हैं तो उन तथ्यों के हिसाब से ही अग्रिम कार्रवाई हमारे द्वारा इसमें की जाएगी। प्रदेश में सड़कों की दुर्दशा इतनी खराब है कि लोगों का चलना दूभर हो चुका है। शहर भर के अंदर ही सड़कों के हाल तो दूर, अगर बात नेशनल हाईवे की करी जाए तो वो भी विकास बाट जो रहे हैं। रुड़की में हालात ऐसे हैं कि NH 73 का निर्माण कराया गया, लेकिन उस पर टोल टैक्स दिए जाने को लेकर लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। हाल ही में इसी बाईपास रोड के पुल में पड़ी दरारों को भी हमने आपको प्रमुखता से दिखाया, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ग्रामीणों ने कहा है कि बद से बदतर हुए नेशनल हाईवे पर लगातार हादसों का सबब बनता रहता है। विधायक से लेकर SDM तक से शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया है। 1 साल होने गुजारा है, समस्या इतनी बहुत ज्यादा है जी। अच्छा, वो तुमने पहले वीडियो बनाई 2-4 पे थी, जो तुम्हारी मेहरबानी से थोड़ा मामला हल हुआ था, उसके बाद में इन्होंने फिर ध्यान नहीं दिया कुछ। लोग इतने परेशान हैं, रोज मतलब 2-2, 3-3 टेम्पो पलटा, किसी का हाथ टूट जा तो किसी का पाँव टूट जा। उसके अलावा ITM भी आया, DM भी आया, सड़क वाले भी आए, सब कुछ आया, कुछ सुधार नहीं हुआ। नाले का पानी लीक रहा और अपना यहाँ से गड्ढे हो जा, इनमें सारे में टेम्पो पलटो। दिनेशपुर के सुंदरपुर में सड़क ना बनने को लेकर जनता काफी परेशान है और इसी पर आपको बता दें कि जनता लंबे समय से हॉट मिक्स सड़क की भी मांग कर रही थी, लेकिन एक लंबे इंतजार के बाद भी ग्रामीणों की मांग पूरी ना होने पर जनता अब परेशान खासा नजर आ रही है, जिसको देखते हुए क्षेत्र की जनता ने रोड नहीं तो वोट नहीं का भी नारा दिया है। ये रोड जो सुंदरपुर रोड है, वार्ड नंबर 9 और 7, उसके बीच में जो रोड है, उस रोड के लिए हमने बहुत कोशिश किया, लेकिन उनका एक ही मांग है जो उनका हॉट मिक्स बनाना है। लेकिन इस टाइम बजट के कारण से हमारे मंत्री जी ने यही कहा, जो हम चुनाव से पहले हम हॉट मिक्स का रोड बनाएंगे, लेकिन हमारे बजट नगर पंचायत की ओर से कम होने के कारण हमने वहाँ पे नहीं कर पा रहा है। लेकिन हम नेक्स्ट टाइम जो वोट के बैठक होंगे उसी में हम रखेंगे और उसके लिए चुनाव से पहले हम उसका निरंतर करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। सीएम धामी ने किया नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ। कहा, खेल नीति से खिलाड़ियों को मिलेगी सुविधा। राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की भी तैयारी। नागालैंड हमले में शहीद हुए जवान गौतम लाल का पार्थिव शरीर पहुंचा गांव। अंतिम संस्कार के लिए उमड़ी भारी भीड़। सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। उत्तराखंड में कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही सपा और बसपा। वोटरों को लुभाने के लिए चुनावी मैदान में दिखेंगे दिग्गज। तैयारियों में जुटी दोनों पार्टियां। अब तक के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय दलों के साथ भारी संख्या में छुटभैया दलों की भी उतरी फौज। चुनाव में जोर शोर से प्रचार, हारने के बाद हो जाते हैं गुम। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। उत्तराखंड सरकार
और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफ़ी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। उत्तराखंड के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। न्याय पंचायत स्तर पर मधुग्राम बनाने की ओर आगे बढ़ रही उत्तराखंड सरकार राज्य में फल, सब्जी, फूलों की खेती के साथ ही शहद उत्पादन के जरिए किसानों की आर्थिकी भी मजबूत बना रही है। मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं हमें घर आके सरकार द्वारा दिए गए, लाभदायक है ये और बड़ा महंगा बिकता भी है बाजार में। नरेंद्र नगर की सकलाना रेंज हो या अल्मोड़ा में रानीखेत के किसान मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से जुड़कर ये मौन पालक आज राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। समृद्धि की मिठास इनके मुस्कुराते चेहरों पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 6000 से अधिक मौन पालक, सालाना 2200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन, सालाना उत्तराखंड से 200 करोड़ का शहद निर्यात। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिलों में बना रही मधुग्राम, किसानों को आदर्श मधुमक्खी पालन, ऋतुवार प्रबंधन, मधुमक्खी पालन में समस्या और समाधान, डंक रहित मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश के किसानों ने समृद्धि का जो सपना अपनी खुली आंखों में संजोया है, उसको आज उत्तराखंड सरकार साकार कर रही है। स्वरोजगार ने खोले समृद्धि के द्वार, उम्मीदों के पथ पर उत्तराखंड सरकार। आपकी लाडली हंसते हंसते कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला ना। तो मासिक के शुरू होते ही क्यों फीकी पड़े उसकी हंसी? आप समझाएं उसे खुशी खुशी किशोर अवस्था में जाने के तरीके, ताकि वो स्वस्थ रह सके। उसे बताएं कि स्वस्थ रहने के लिए वो अपनाए सही मासिक इंतजाम, जैसे साफ सफाई और स्वच्छ साधन का प्रयोग। बेटी हुई है बड़ी तो खुशियाँ क्यों न बढ़े।